हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। कई सारे इन्वेस्टर्स का डाउट आता है कि बेस्ट टाइम टू बाई म्यूचुअल फंड्स है या शेयर्स। कौन सा ऐसा सही समय है जब आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? डेफिनेटली क्या अभी कर देना चाहिए या मार्केट और भी ज़्यादा गिरेगा? ठीक है, या मार्केट अभी कुछ दिनों से वापस से पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में जाते हुए देखने को मिल रहा है, क्या अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं जबकि मार्केट 2-4 दिन से ऊपर है? मेरे मित्र, इसका एक सिंपल सा जवाब है आपके दिमाग में, या आप नए इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली इस तरीके के क्वेश्चन लाइफ में हमेशा देखने को मिलेंगे, हर साल देखने को मिलेंगे, हर महीने देखने को मिलेंगे। बट केवल आपसे मैं सिंपल सी एक चीज़ कहना चाहूँगा सिंगल वन लाइन में कि मेरे मित्र देखिए, सही समय मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का है ही नहीं। अगर पर्टिकुलर वे में बोलेंगे या बिल्कुल फ्लैट डायरेक्शन में बोलते हैं तो सही समय मार्केट में इन्वेस्ट करने का कोई भी नहीं है। एटलीस्ट आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। आप शुरुआत कहीं से भी करें, आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। और शुरुआत करने का बेस्ट तरीका ये है, हर सप्ताह में या हर महीने में बात करें, एक बार बहुत तगड़े से मार्केट गिर जाता है, 3-4% इंडेक्स करेक्ट हो जाता है, तो वैसे ही वक्त पे जब सब लोग डर रहे हों, न्यूज़ चैनल पे बोला जा रहा हो कि इस समय अपनी एसआईपी ना करें या इस समय इन्वेस्टमेंट ना करें क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर रहा है, वैसे वक्त पर आप अपने जितना भी आपको इन्वेस्टमेंट करना हो उसका एक छोटा सा पार्ट अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो उस वक्त पे, उसके बाद क्या करना होता है, जैसे जैसे आपका म्यूचुअल फंड है या जैसे जैसे आपका शेयर नीचे चलता चला जाए, आपको बस उसमें टॉपअप कर देना है। हर 10% की गिरावट पे उसमें पैसे डालते रहो। कब तक पैसे डालना है? जब तक मार्केट नीचे गिरता रहे। एक ना एक दिन मार्केट वापस से पॉजिटिव आ जाता है और उसके बाद आपका पोर्टफोलियो अपसाइड डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए दिखता है। तो बस सिंपल सी बात है, इस तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे इन्वेस्टर भी बन जाएंगे। साथ ही साथ ये भी आप देखेंगे कि आपके पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा अमाउंट जा चुका है। तो यही कुछ छोटे छोटे तरीके हैं, आपको इन्वेस्टमेंट करने पर फोकस देना चाहिए। ठीक है, किन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, किन शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, इसके लिए डेफिनेटली आप अपने एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क कीजिएगा। आज मैं आपके सामने बहुत ही बेहतरीन म्यूचुअल फंड का इन डेप्थ एनालिसिस करने वाला हूं। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे, 205 रुपये का है। एक साल में रिटर्न देखो 42% का, मैक्सिमम 15% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने बना के दिया है। चूंकि ये म्यूचुअल फंड एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से होकर के आता है, साथ ही साथ आप ये भी पाएंगे, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक बार आपको क्या करना है कि टॉपअप कर देना है। कहीं भी मार्केट हो, कहीं भी आप मार्केट हो, आपको एटलीस्ट एक एसआईपी कर देना। मैं मान के चलता हूँ ये 2014 से लगा के 2016 तक आपने जब मार्केट हाई पे था 62 रुपये के एनएवी पे आपने इन्वेस्टमेंट किया, एक छोटा सा अमाउंट डाल दिया। 62 की एनएवी से देखो 58 आ गया, यहाँ भी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था। इसके बाद देखो 58 से 54 आ गया, यहाँ भी आपको इन्वेस्टमेंट कर देना था। फिर देखिए आपने खरीदा कितने पे था, 62 पे, अब 65 की एनएवी आ चुकी है। तो सिंपल सी बात है, इस जगह पर आपको दो ऑप्शन सेलेक्ट करने चाहिए। या तो आप एसआईपी या जो लमसम है, या तो आप रोक सकते हैं। अगर नहीं रोक रहे तो सिंपल सी बात है, हर गिरावट पे जैसे 65 का फिर से वो नीचे आएगा, 71 आ गया, 71 से 78 चला गया, 90 चला गया, अब 90 से 78 आ गया, अब 90 से वापस से 78 आ गया, फिर से आपको यहाँ पर पैसे झोंक देना चाहिए था मार्केट में। तो इस तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा पैसा आपका बनेगा। साथ ही साथ एक बल्क में एक बड़ा अमाउंट भी खड़ा हो जाएगा। और सिंपल सी बात है, एसआईपी अगर आप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, आपको सिंपल बस लगे रहना है एसआईपी की तरफ। अगर आप लमसम कर रहे हैं तो ये चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं। वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को 4 आउट ऑफ 5 रेट किया है। रोसी जैन साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, यानी कि ये फंड मैनेजर हैं। 3 महीने में देखिए 7% का एब्सोल्यूट आया है, 6 महीने में 19% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है, एक साल में 42% का एब्सोल्यूट रिटर्न आया है, 3 साल में 114% का, 5 साल में 151% का और 10 साल में 418% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया। तो 10 साल में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि भाई रिटर्न तो काफ़ी कम है, पर जी हाँ, लार्ज कैप से तो अच्छा है। पर एटलीस्ट क्यों रिटर्न यहाँ पर सही मैं बता रहा हूँ। देखिए, रिस्क हर म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरी रहता है, तो किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपना रिस्क एपेटाइट जरूर चेक कर लेना। एचडीएफसी एएमसी, जी हाँ, एचडीएफसी एएमसी भारत देश में बहुत ही ट्रस्टवर्दी असेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो इस वजह से इन्वेस्टर्स का भरोसा भी आता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका रिटर्न भी कम हो जाता है। हालांकि अगर मैं एचडीएफसी फोकस्ड 30 फंड की बात करूँ, चूंकि ये म्यूचुअल फंड एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से होकर के आता है, और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आपको पता होना चाहिए कि जो मैक्सिमम फंड मैनेजर का जो रुझान रहता है वो रहता है लार्ज कैप्स की तरफ से। ठीक है, 9,918 करोड़ का इसका असेट्स है, ये 0.48% का एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो है, 9.89% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। एक साल के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे तो 1% का अलग से एग्जिट लोड आएगा। तो अगर सपोज दैट आपने इस म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करी या लमसम किया और अभी तक 1 साल नहीं हुए हैं और आपका फंड नेगेटिव में है, तो कोशिश करें कि 1 साल तो एटलीस्ट किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर टाइम देके जाएं। अदरवाइज इस म्यूचुअल फंड के अंदर 1% अलग से एग्जिट लोड भी आपको काट करके पेमेंट किया जाएगा।
म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना कहीं ना कहीं इस वजह से भी अच्छा माना जाता है मेरे भाई। वो सिंपल सी बात है कि कितने अच्छे तरीके से म्यूचुअल फंड को सजाया जाता है। सजाने से मतलब है, देखिए, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर सेक्टर वाइज कितने अच्छे से इसको रोटेट किया गया है, कितना अच्छा पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो देखिए, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस, एनर्जी, कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन और सर्विसेज, ये कुछ सेक्टर हैं जहां इन्वेस्टर्स का पैसा गया हुआ है। बात करेंगे किन किन शेयर्स के अंदर इन्होंने पैसे को एलोकेट किया है। तो देखिए, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, सिप्ला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, मैक्सिमम लार्ज कैप कैटेगरी के शेयर्स ही आप यहाँ पाएंगे। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, एचसीएल टेक्नोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल, भारतीय एयरटेल, बॉश, एम्बेसी ऑफिस, पार्क्स, आरईआईटी, मारुति सुजुकी, प्रेस्टीज स्टेट, कोटक महिंद्रा बैंक, नेक्सस सेलेक्ट, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, पीरामल फार्मा, करूर वैश्य बैंक। इसके साथ साथ एक चीज़ आपको और भी बताना चाहूँगा कि देखिए, जो रिवाइज्ड रिटर्न होते हैं वो आप, या अपडेटेड रिटर्न बोलो, वो आप पिछले 2 साल तक के फाइल कर सकते हो। उसमें आपको रिफंड तो नहीं मिल सकता, पर हाँ, अगर आपकी लायबिलिटी है तो उसको पे ऑफ आप कर सकते हैं। तो कृपया करके आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से ज़रूर बात करें कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने पास्ट में पिछले 2 सालों में, यानी कि 20-21 में आईटीआर, या 21-22 या 22-23 में आपका आईटीआर ना गया हो। अगर नहीं गया है तो कृपया करके उस गलती को ठीक कर लें। साथ ही साथ 31 मार्च आ रही है, एटीसी का डिडक्शन के लिए 1,50,000 रुपये का डिडक्शन रहता है, जहां पर आप ईएलएसएस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स वगैरह खरीद करके 1,50,000 रुपये तक का डिडक्शन को क्लेम कर सकते हो। इसके साथ साथ एक सेक्शन और होता है 80 CCD 1B, उसके अंदर 50,000 रुपये का एक एनपीएस अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली एक एडिशनल 1,50,000 रुपये से ऊपर आपको 50,000 रुपये तक का और भी टैक्स बचा सकते हो। टैक्स के रिजीम में इस समय काफ़ी सारे लोगों का कॉल भी आता है मेरे पास कि न्यू रिजीम में जाएं कि ओल्ड रिजीम में बने रहें। मेरा मानना है जब तक ओल्ड रिजीम चल रही है तब तक आप उसी पे रहें, क्योंकि डेफिनेटली उससे आपका पैसा भी बचता है और कहीं ना कहीं टैक्स की लाइबिलिटी भी कम है ओल्ड रिजीम के अंदर। हालांकि न्यू रिजीम में एक फ्लैट टैक्स है, लेकिन टैक्स का रेट कम है। तो न्यू रिजीम के लालच में ना आए, पुरानी चीज़ें अभी भी अच्छी चल रही हैं, तो क्योंकि उसमें आप एचआरए वगैरह का डिडक्शन भी ले सकते हो। न्यू रिजीम में आप किसी भी तरीके का डिडक्शन नहीं ले सकते हो, तो ये नुकसान है न्यू रिजीम के अंदर। तो कोशिश करें कि आप ओल्ड में ही रहें। अच्छा, जिन लोगों का इनकम 7 लाख, अगर मैं ठीक पढ़ रहा हूँ तो 7,22,270 रुपये, सॉरी नहीं, 7,27,270 रुपये तक का न्यू रिजीम में अगर इतनी आपकी अगर इनकम है तो डेफिनेटली वो जीरो या नील आईटीआर उस पर जाता है। तो कोशिश करें, आप लोग कहेंगे भाई मेरे पास तो 7.5 लाख का इनकम है, वो उस पर नील आईटीआर चला जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि आप इस लालच में ना आए, ठीक है। ये गवर्नमेंट की तरफ से फेंका गया एक तरीके से लालच ही है, क्योंकि अगर आप न्यू रिजीम से, जब सपोज दैट आपका इनकम 10 लाख जब 12 लाख के ऊपर जाएगा तो क्या होगा कि आपको वापस से ओल्ड रिजीम की तरफ आना पड़ेगा। अगर आप ओल्ड रिजीम में आएंगे तब आपका वहाँ नुकसान होगा, क्योंकि हो सकता है कि डिपार्टमेंट आपसे सारे डॉक्यूमेंट मंगा ले। और डेफिनेटली मेरा ऐसा मानना है कि डॉक्यूमेंट किसी के पास नहीं होते। किसी ने मेडिकल एक्सपेंडिचर कर दिया एटीडी के अंदर तो क्या ही डॉक्यूमेंट होंगे। स्कूल की रिसीट, फीस रिसीट जा रही है बच्चे के लिए, ठीक है, तो उस पर भी आप एटीसी का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अगर उसने कहा जाओ 2 साल पहले की फीस रिसीट लेके आओ, क्या ही रहता है। अगर बच्चे ने कॉलेज वॉलेज छोड़ दिया तो क्या ही होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखें, ओल्ड रिजीम में रहें, और जो टैक्स कंसल्टेंट से बात करें, जो चीज़ें हो सकती हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। पीरामल फार्मा, करूर वैश्य बैंक, एनटीपीसी, सफायर फूड, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, एवलॉन टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डीज लैब, बजाज ऑटो तो बहुत बेहतरीन निकला भाई साहब। ये तो 10,000 रुपये में इन्होंने बाईबैक भी किया। जिन्होंने एक शेयर खरीदा था उनको भी इन्होंने 10,000 रुपये पेमेंट कर दिए। साथ ही साथ अभी इसका 10,000 रुपये गया नहीं है, तो डेफिनेटली जिनका बाईबैक हुआ होगा वापस से बजाज ऑटो खरीदा होगा, और बजाज ऑटो अभी भी ऐसा लग रहा है 11-12 हज़ार रुपये तो आसानी से जा सकता है। एस्कॉर्ट, क्यूबोटा, भारतीय एयरटेल, ये कुछ शेयर्स हैं जहां इन्वेस्टर्स का पैसा पड़ा हुआ है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के कुछ और म्यूचुअल फंड्स की बात करूं यहाँ से, तो देखिए, क्वांट फ्लेक्सी कैप भी बेहतरीन है, बैंक ऑफ इंडिया का फ्लेक्सी कैप और महिंद्रा मनुलाइफ का फोकस्ड फंड, ये एक बार रिव्यू इनके और चेक कर लेना। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप तो क्या ही है, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। एचडीएफसी एएमसी की बात करेंगे तो बहुत बड़ी, जैसा कि मैंने आपसे कहा, एसबीआई के बाद दूसरा नंबर इसी एएमसी का है। 6,27,955 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है इनका, और टोटल ये 151 स्कीम को मैनेज करके चल रहे हैं। मेरे भाई, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।